नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स के साथ आज से अभी से अपने निवेश का पहला कदम रखिए, क्योंकि योर मनी मौजूद है आपकी मदद करने के लिए। अगर ऑलरेडी ये पहला कदम आप उठा चुके हैं तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये बातें भी योर मनी आपको सिखाता है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं योर मनी में तो फटाफट से फोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो अपनी क्वेरीज आप पहुंचा सकते हैं हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज प्रबलीन से हम समझेंगे ELSS फंड्स के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स व्यूअर्स हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये बाकी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तरह ही रिटर्न देता है, या फिर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं NPS या फिर PPF उनके मुकाबले ये कहाँ प्लेस्ड है। तो ये सब कंफ्यूजन आज प्रबलीन दूर करेंगी। प्रबलीन, पहले तो बताइए ELSS फंड का फंडा है क्या आखिर? नमस्कार दीपाली। ELSS फंड्स एक तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमें इक्विटी यानी कि ग्रोथ एसेट के एक्सपोजर के साथ साथ जो हमारी बेसिक ATC की हम सब डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, उसका बेनिफिट भी देते हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ELSS के वो हो गए जैसे कि EPF हो गया, PPF हो गया, NPS हो गया, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस भी हमें ATC में डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ELSS का मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो कि आपकी टैक्स सेविंग के साथ साथ जो एक तरीके की रकम है जो हर जो वर्किंग बंदा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो कर ही रहा होता है, तो उसके साथ साथ उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए वो मार्केट रिटर्न्स का भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में बेनिफिट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट्स हैं दीपाली जिसको मैं मेंशन करूंगी। नंबर 1 कि एक नॉर्मल इक्विटी फंड के कंपैरिजन में जो ELSS होते हैं वो अपना 80% पैसा हमेशा इक्विटी में लगाते हैं, यानी कि इसका लॉक इन चाहे 3 साल का हो, जब आप पैसा डालते हैं तो आप 3 साल बाद निकाल सकते हैं, पर एक जो होराइजन है वो लंबे समय का ही लेके चलना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे जब भी हम लोग इस एसेट क्लास को ऐड करते हैं तो उसका जो एक ओवरलैप है, अगर किसी का ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके साथ जरूर देखें। और जो ELSS है इसको करने का बेस्ट समय है कि आप अप्रैल में शुरुआत करें और SIP रूट के थ्रू एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बनाएं और हर साल बेस्ट ELSS फंड का चुनाव करने की कोशिश ना करें। एक बार आपने 1 या 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जो रखे हैं उन्हीं में आप कंटिन्यू रखें। एंड जो इक्विटी का यहाँ बेनिफिट है दीपाली, PPF अगर हम एक करीबन 35 साल का समय लें जो एक वर्किंग व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, PPF की 1.5 लाख की जो सेविंग है वो करीबन हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है उन सालों में। EPF क्योंकि 8.1% देता है, वहां पे हम 2 करोड़ 80 लाख तक जमा कर सकते हैं। NPS में 75% तक इक्विटी जाता है, तो वहां पे करीबन हम 10% का रिटर्न लेके चले तो करीबन हम 4.5 करोड़ जमा कर सकते हैं। और उसी समय में अगर हम एक 12% का भी रिटर्न लेके चले तो ELSS करीबन हमें 7 करोड़ 25 लाख तक का अमाउंट क्रिएट करके दे सकता है, जो पोस्ट टैक्स भी बाकी तीनों की अपेक्षा बेटर साबित होगा। ये इनफैक्ट कंपैरिजन जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जो प्रबलीन ने अभी समझाया भी बहुत ही सरल भाषा में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर ये आपका कंफ्यूजन दूर करने में आपकी मदद करेगा। PPF वर्सेस EPF वर्सेस NPS और वर्सेस ELSS, अगर आप इक्वल राशि लगाते हैं इन चारों इन्वेस्टमेंट टूल्स में तो किसमें कितना रिटर्न आपको मिलेगा वो डिटेल्स जैसे भी प्रबलीन ने समझाई। तो ELSS एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। प्रबलीन, 2 चीजें और, ELSS फंड अगर कोई चुनता है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात, और दूसरा ये टैक्स सेविंग का तो फायदा मिलता ही है, टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट, तो उसके अलावा और क्या बेनिफिट हैं ELSS फंड के?
जी दीपाली, अगर हम किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को देखें तो वो कहीं ना कहीं उनका ईपीएफ कट रहा होगा, थोड़ा सा जो उनका एम्प्लॉय डिडक्शन होती है। तो अगर हम एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ले लीजिए, सपोज करिए आपका 4-5 हज़ार रुपए ईपीएफ में कटता ही है, उसके अलावा जितना शॉर्टफॉल है आप ईएलएसएस के थ्रू उसका पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लंबे समय की बात करते हैं, टैक्स सेविंग को हम यूज कर सकते हैं एज अ टूल जो हमारे लंबे समय में एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकता है। मार्केट्स में बने रहना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ईएलएसएस में ख्याल रखना है। और एसेट एलोकेशन को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जब भी कोई पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक जो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन है, दीपाली, बहुत लोग हैं जो 12,500 की ही एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अभी उनकी क्षमता नहीं है, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर करियर। वहां पे अगर वो एक थोड़ा रकम अपने ईपीएफ में डालें और साथ में अपने ईएलएसएस में डालें, तो मेरे ख्याल से एसेट एलोकेशन को साथ लेते हुए उनके एक लंबे समय का बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। और उनको फिर इसके अलावा दूसरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को शुरू में ही देखने की जरूरत नहीं है। बहुत वैरायटी है ईएलएसएस में ही, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप अप्रोच ये फंड्स रख सकते हैं। तो अपने एक पोर्टफोलियो की एक जिसको बोलेंगे मजबूत शुरुआत ईएलएसएस के थ्रू हो सकती है। पर यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा रखना बहुत जरूरी है। नॉन लीनियर कंपाउंडिंग मिलेगी, लीनियर कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी जैसे हमें पीपीएफ और ईपीएफ में मिलती है। ओके चलिए, तो कुछ फंड्स भी बताइए प्लीज प्रवीण, हमारे व्यूअर्स को जो ईएलएसएस फंड को चुनना चाहते हैं, तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकें। दीपाली, करीबन 39 फंड्स हैं इस कैटेगरी में और इनमें से मेरे ख्याल से 8-10 हैं इनफैक्ट जो बहुत अच्छे हैं, तो 4 थोड़े कम हो जाते हैं, पर जो मुझे लगता है अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स अपने, अगर उनका ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो एक बार जरूर ओवरलैप चेक करके ही इनमें इन्वेस्ट करें। आई थिंक पराग पारेख का टैक्स सेवर अच्छा है, इसने हाल ही में 3 साल अपना कंप्लीट किया है। एज अ फंड हाउस अप्रोच बहुत अच्छी है इनकी। मिराई एसेट का एक काफी पुराना फंड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कैनरा रोबेको हो गया, डीएसपी टैक्स सेवर हो गया, और इन चारों फंड्स का रुझान थोड़ा सा ज्यादा लार्ज कैप की तरफ है। ओके चलिए, तो ये फंड्स के नेम है। अगर आप ईएलएसएस फंड को चुनना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी फंड को चुन सकते हैं। पराग पारेख टैक्स सेवर, मिराई एसेट टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर और डीएसपी टैक्स सेवर है। लेकिन चलिए, बिना देरी के व्यूअर्स भी हमारे वेट कर रहे हैं अपनी क्वेरीज के साथ। धर्मेंद्र शुक्ला चित्रकूट से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैडम, जैसे मैंने आप मैसेज किया था कि मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और नेक्स्ट 10 ईयर फिर मुझे 1 करोड़ का चाहिए। तो मैं मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ। मुझे फिलहाल अभी कोई ऐसा नहीं मेरे पास खर्चा, तो मैं ये चाहता हूँ कि असल में मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड्स अच्छे मिल जाएं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल के लिए, और कुछ स्टॉक्स अच्छे पता चल जाए तो बढ़िया पोर्टफोलियो मिल जाए। मतलब मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एज जो है 42 ईयर है और मेरे पास मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा जो एनपीएस भी मेरा कटता है और मेरे मतलब जो है 10,000 की आरडी भी चल रही है और 10 लाख का मेरे पास एफडी भी है इस समय। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 42 इयर्स आपकी एज है, तो अभी आपका जो इनिशियल टारगेट है वो 10 साल में 1 करोड़ पाने का है। चलिए, जो एफडी आपने की है उसको तो आप एक इमरजेंसी फंड के तौर पे रखिए, उसको तो अपने पास रखिए आप डेफिनेटली। लेकिन प्रबलीन से पूछते हैं, क्योंकि 10 साल में 1 करोड़ के लिए शायद आपको बड़ी एसआईपी करनी पड़े, तो कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी, किन फंड्स के साथ करनी पड़ेगी, वो प्रबलीन बताएंगे। लेकिन प्रबलीन उन्होंने कहा रिस्क नहीं चाहिए और स्टॉक्स, तो स्टॉक्स के बारे में तो माफी चाहेंगे धर्मेंद्र जी, प्रबलीन आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकती हैं, तो वो उनसे पूछ लेंगे हम। लेकिन बिना रिस्क के तो पैसा भी नहीं बनता प्रबलीन, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर रिटर्न्स भी वैसे ही मिलेंगे, बट जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक बेटर ऑप्शन होता है। तो प्रबलीन कीजिए इनकी मदद, क्या सजेशंस होंगे इनके लिए? जी जी, धर्मेंद्र जी को सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि रिस्क हमेशा जरूरी नहीं है कि दिखे ही। हमारे एफडीआर आरडी में भी हमें रिस्क है, बिकॉज जितनी इन्फ्लेशन है अगर उतने हम वहां से रिटर्न नहीं पा रहे हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, हमारे पैसे की क्षमता जितना सामान खरीद सकता है वो कमी होगी सालों में। तो एक तरीके का हिडन रिस्क इवन फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज में होता है।
तो मैं ये बोलूंगी आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए। 1 करोड़ 10 साल में बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर मंथ करनी पड़ेगी, करीबन 45,000। और मैं बोलूंगी आप बिगिनर हैं तो इतनी बड़ी रकम अगर आप कर भी सकते हैं तो भी आप चाहे एकदम मत करिए। एक 15 साल तक का होराइजन रखिए। और मैं ये बोलूंगी आप स्टेप अप एसआईपी का यहाँ पे चुनाव कीजिए। 11-12 हजार से इस टाइम पे आप शुरू करिए अपनी इन्वेस्टमेंट, और उसको हर साल आप 1,000 से बढ़ा लीजिए। जैसे पहले साल अगर आपने 11,000 से शुरुआत की तो अगले साल आप अपनी मंथली एसआईपी 12,000 कर लीजिएगा, उसके अगले साल 13,000 कर लेना। तो उस एक जो स्टेप अप प्रोसेस के माध्यम से मेरे ख्याल से जो आपका पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे एक अच्छा जो अमाउंट है आप टारगेट कर रहे हैं वो बन सकता है 15 साल में। अगर आप एक ही साथ एक एसआईपी करना चाहेंगे तो करीबन 22,000 आपको डालने पड़ेंगे 15 साल में 1 करोड़ जमा करने के लिए। एंड जहां तक पोर्टफोलियो आपका क्रिएट करने की बात है, लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक आपका होना चाहिए जो आपका कोर बनाएंगे, वो जो हम आप जैसे न्यूज देखते हैं वहां पे हम निफ्टी 50 हर रोज ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लीजिए और साथ में एक मिड कैप फंड का इंडेक्स ले लीजिए, और उससे आपका कोर बन गया। और उसके साथ एक मल्टी कैप फंड या फिर एक फोकस्ड फंड का चुनाव करिए और अपने एसआईपी की निवेश यात्रा की शुरुआत करिए। ओके, चलिए, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ाइए और शुरुआत में हालांकि लक्ष्य हासिल करने के लिए तो 45,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और टाइम बढ़ाएंगे तो एसआईपी अमाउंट कम कर सकते हैं 22,000 के आसपास का। फंड्स भी आपको आइडिया आपको दिया कि आप मल्टी कैप, फोकस फंड, एक इंडेक्स फंड रख के पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। संदीप कुमार हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम संदीप कुमार है। नमस्ते मैडम, मेरी उम्र है 33 साल है मैडम, और अभी मेरी एसआईपी है 24,000 पर मंथ की कट रही है, और मेरा 4 लाख का डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है, और मेरे पास पीपीएफ भी में इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख का जो फिलहाल। तो मैडम मेरा गोल है 15 साल में 1 करोड़ का, जिसमें बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की एजुकेशन है। तो मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी एसआईपी लगभग बढ़ाना चाह रहा हूँ इसी पोर्टफोलियो में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौन से फंड में मैं और एसआईपी बढ़ाऊं, और क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? ठीक है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास 7,000, एक्सिस स्मॉल कैप 7,000, एसबीआई ब्लू चिप 2,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 3,000 और एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 है। इसके अलावा पीपीएफ एलआईसी टर्म प्लान आपका चल ही रहा है। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। तो बताइए, 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 9 लाख के आसपास है। तो इस पोर्टफोलियो के साथ 24,000 के एसआईपी के साथ क्या अपना गोल हासिल कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ ही कंटिन्यू करें क्या प्रॉब्लम? जी दीपाली, पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, जितनी इनने अपनी मंथली सैलरी बताई है उस हिसाब से बहुत अच्छी एलोकेशन की है फंड का। जो एक पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा क्रिएट किया है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से 24,000 रुपए महीने का डाल रहे हैं। तो ये अपना जो टारगेट है 1 करोड़ का 15 साल में, उसको अचीव कर पाएंगे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के थ्रू। हम एक 11% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ चल रहे हैं। पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव के मैं सुझाव दूंगी। थोड़ा सा एलोकेशन, एक तो इनका जो लार्ज कैप में है 2 लार्ज कैप जा रहे हैं, शायद एक इनकी पत्नी का है और एक पैसिव लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप एक ही लेके चले, बिकॉज जो बाकी फंड्स हैं जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, उनमें भी लार्ज कैप का टिल्ट रहता है। तो लार्ज कैप में एक फंड इनमें से कोई रख लें, प्रॉब्ली आप इंडेक्स फंड को कंटिन्यू करें, बाकी दोनों को आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्लीन प्योर मिड कैप इनके पास नहीं है, एक मिड कैप फंड को ऐड करने का मैं डेफिनेटली यहाँ सजेशन दूंगी। उसको आप, आपकी जो स्मॉल कैप की एसआईपी है उसको चाहे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, 7,000 जा रही है, आप उसको 5 भी कर सकते हैं, 5 + 2 जा रही है, उसका 5 ही रखिए और वहां थोड़ा रिडक्शन करके और थोड़ा और न्यू इंक्रीमेंट के साथ एक मिड कैप फंड आप ऐड करिए। चाहे पैसिव फंड ले लीजिए, चाहे एक एक्टिव फंड ले लीजिए, कोटक का देख लीजिए, एडलवाइज का देख लीजिए, वरना एक पैसिव स्ट्रैटेजी के साथ आप वहां पे एक एडिशन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक छोटा एलोकेशन 2-2.5 हजार रुपए का आप एक इंटरनेशनल फंड में भी कर सकते हैं, और 15 साल में आप अपना डेफिनेटली जो गोल है उसको अचीव कर लीजिए। ओके, चलिए,
तो थोड़े बदलाव आपको आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं और आप जो एग्जिस्टिंग एसआईपी कर रहे हैं यानी एसआईपी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजकुमार हमारे साथ होंगे कोलकाता से, करेंगे उनसे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योमनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। राजकुमार अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से मौजूद भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या है सवाल। नमस्कार राजकुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल है मैम कि मेरा ऑलरेडी फोकस इक्विटी में 5,000 है, एसबीआई फोकस इक्विटी में, एसबीआई स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ है और एसबीआई मिड कैप में 4,000 पर मंथ है। मैं और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ में 1,500 पर मंथ है। मैं 5,000 जो है ना पर मंथ इंक्रीज करना चाहता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट को, तो मेरे लिए कोई फंड ऐसा हो सजेस्ट कीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो, लाइक फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड। आपका कोई टारगेट भी है? टारगेट 2 करोड़ है 20 ईयर्स में। तो 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। 13,500 की एसआईपी है, 5,000 एसआईपी इंक्रीज करना चाहते हैं। 4 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो पर राय प्रबलीन, और जो 5,000 एक्स्ट्रा करने हैं इनको एसआईपी में वो किस फंड में डालें? जी दीपाली, अभी 13,500 है। अगर 18,500 करेंगे तो बेसिकली जो इनको 2 करोड़ का अपना लक्ष्य है 20 साल में, उसके लिए 22,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत है। तो लगभग पहुंच ही जाएंगे इवन 18,500 से, क्योंकि हम लोग 11% के रिटर्न्स पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर अगर आगे चल के बढ़ा सकेंगे तो थोड़ा बढ़ा लें अपनी एसआईपी को। अब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। एक थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही है कि एक ही फंड हाउस की तरफ थोड़ा ज्यादा इनने लगाव दिखाया है। 3 फंड्स इनके एसबीआई से ही हैं और अक्सर क्या होता है जो फंड मैनेजर हैं वो भी सेम है, जैसे फोकस्ड इक्विटी फंड और स्मॉल कैप के सेम फंड मैनेजर हैं, तो एक अप्रोच जो होती है एक फंड को रन करने की वो सिमिलर हो जाती है। पर इन तीनों फंड्स को कंटिन्यू करें। एसबीआई फोकस्ड के थ्रू इनको ऑलरेडी लार्ज कैप का अच्छा एलोकेशन मिल रहा है और इनके पास इंटरनेशनल फंड भी है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है। दीपाली, मेरी एक सलाह होगी कि एक पैसिव स्ट्रैटेजी ऐड करें और उसके लिए मैं इनको एक लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की सलाह दूंगी, जो इनको लार्ज कैप और मिड कैप का एक कंबाइंड जो है एक्सपोजर देगा एक पैसिव स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो उससे इनके पोर्टफोलियो का एक जो कोर है वो क्रिएट होने लगेगा और ये जो इंडेक्स है करीबन 87% कवर कर लेता है पूरे मार्केट कैप को जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में है। तो मेरे ख्याल से एक इस एडिशन से ये एडलवाइस म्यूचुअल फंड का फंड है जो अवेलेबल कराता है इस इंडेक्स की तरफ एक्सपोजर। तो उसमें मेरे ख्याल से ये एक अपनी जो एडिशनल एसआईपी है वो शुरू कर सकते हैं एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरे बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके फंड्स जो हैं वो आपके अच्छे फंड्स हैं। एसबीआई फोकस इक्विटी एक फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहें तो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए, अपना गोल भी आप हासिल कर सकेंगे। 22,000 तक की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। चलिए प्रबलीन, क्विकली कुछ फंड्स आपने निकाले होंगे हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको कुछ फंड सजेस्ट कीजिए किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो की शुरुआत करें। जी, 3 फंड्स पहले मैं इक्विटी के बताती हूँ दीपाली। फर्स्ट इज एक इक्वल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेसिकली ले सकते हैं। ये 2-3 डिफरेंट फंड हाउसेस हैं जो अवेलेबल कराते हैं। डीएसपी का है, एचडीएफसी का है, आदित्य बिरला का है और ये निफ्टी 50 स्टॉक्स को एक्सपोजर देता है। पर हर स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो 2% पे सीमित रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 12% जाएगा और नेस्ले को 2% या 1%। 50 के जो स्टॉक्स है पूरा 50 का पोर्टफोलियो, इनको दोनों सारे स्टॉक्स को 2% का एलोकेशन रहता है। ये एक अच्छा फंड है उन लोगों के लिए भी जिनके पास ऑलरेडी कोई फ्लेक्सी कैप फंड या कोई और फंड्स हैं, तो एक एडिशन हो सकती है एंड इवन फॉर अ बिगिनर। इसके अलावा कोटक का इक्विटी जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है, एक मिड कैप फंड है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है और ये उन 6 मिड कैप फंड्स में से है जिसने बेंचमार्क को बीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप्स को ये एक्सपोजर देता है। एंड थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मेरा चुनाव है पराग पारे कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जहां पे इन्वेस्टर्स का टेन्योर 3 इयर्स से लेके
4 to 5 इयर्स का हो, वहां पे इस फंड में पैसा डाला जा सकता है। ये 10 से 25% तक इक्विटीज में पैसा रखते हैं और बाकी डेट में। तो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए फॉर अ शॉर्टर टाइम होराइजन ये अच्छा फंड रह सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं, इनको कर लीजिए नोट और कीजिए निवेश की शुरुआत। शुक्रिया प्रबलीन, आप शो में आई और सभी व्यूअर्स की हेल्प की उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। इसी के साथ योर मनी में तो इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।